19 जुलाई 2007 का वो दिन मुंबई पुलिस के लिए कई सवाल छोड़कर गया। 21 साल की एक लड़की के कत्ल से जुड़े ऐसे कई सवाल जिनका जवाब 13 साल बाद भी पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। 13 साल पहले बेहद रहस्यमयी हालात में एक लाश मिली जिसे अब भी इंसाफ का इंतजार है और उसका कातिल अब भी आजाद घूम रहा है। तारीख 19 जुलाई 2007। जगह निनाद सोसाइटी, बोरीवली, मुंबई। मुंबई के बोरीवली इलाके की निनाद सोसाइटी में रहने वाले गवारे परिवार के लोग भी हर रोज की तरह काम पर निकले थे। पिता हिंदूराव बैंक में काम करते थे, मां स्कूल में टीचर थी और घर की बेटी स्नेहल जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसके पैर में चोट लगने की वजह से वो कॉलेज नहीं जा रही थी। स्नेहल की मां और पिता सुबह ही काम पर निकल चुके थे। दोपहर करीब 3 बजे जब स्नेहल की मां घर लौटी तो देखा कि स्नेहल घर पर नहीं है। मां को लगा कि स्नेहल आसपास ही कहीं गई होगी, लिहाजा उन्होंने उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बंद था। कॉल करने के बाद स्नेहल की मां कल्पना ने देखा कि उनके मोबाइल पर स्नेहल के नंबर से एक एसएमएस आया हुआ है, लेकिन वो मैसेज ब्लैंक था। स्नेहल की अचानक गुमशुदगी से हैरान परेशान परिवार ने उसका पता करने के लिए उसके तमाम दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी को भी स्नेहल की कोई खबर नहीं थी। स्नेहल के करीबी दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड हिरेन राठौर से भी स्नेहल के बारे में पता करने के लिए फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। ये बात परिवार के दिमाग में शक पैदा कर रही थी। हालांकि परिवार ने यही सही समझा कि गुमशुदगी की खबर सबसे पहले पुलिस में दर्ज कराई जाए। 19 जुलाई 2007 की देर रात परिवार ने डोंबिवली थाने में स्नेहल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने परिवार को स्नेहल को जल्द ढूंढने का भरोसा दिया और उन्हें वापस भेज दिया। 21 साल की बेटी की गुमशुदगी की वजह से परिवार सदमे में था। घर में ही बदहवास हालत में घूम रही स्नेहल की मां कल्पना की नजर एक दुपट्टे पर पड़ी। ये दुपट्टा घर के ही एक बेड बॉक्स में बाहर की ओर लटका हुआ था। स्नेहल की मां ने उस दुपट्टे को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं आया। दुपट्टे को बाहर निकालने के लिए उन्होंने बेड को खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेड बॉक्स के अंदर स्नेहल की लाश पड़ी हुई थी। उसके हाथ पीछे की ओर बंधे थे और चेहरे पर एक तौलिया लिपटा था, जिससे दम घोंटकर स्नेहल को मारा गया था। लाश मिलते ही पूरे घर और सोसाइटी में कोहराम मच गया। तुरंत लाश मिलने की इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस स्नेहल की तलाश पुलिस और परिवार घर के बाहर कर रहा था, उसकी लाश घर के अंदर ही बेड बॉक्स में मिलना कई सवाल खड़े कर रहा था। सवाल यह था कि स्नेहल की लाश उस बॉक्स में कैसे पहुंची और उसे पहुंचाने वाला कौन था। स्नेहल के कत्ल के पीछे की वजह क्या है? क्या लूटपाट के लिए स्नेहल का कत्ल किया गया या फिर स्नेहल के साथ बदसलूकी करने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया? पुलिस ने सोसाइटी में काम करने वाले तमाम लोगों की लिस्ट बनाई और उनसे पूछताछ भी की, लेकिन कोई भी पुलिस की रडार पर फिट नहीं बैठ पाया। यानी किसी के खिलाफ भी पुलिस को किसी भी तरह के सबूत नहीं मिले जिनसे उनको स्नेहल के कत्ल की वारदात से जोड़ा जा सके। जब स्नेहल की लाश मिली तो घर से केवल एक ही चीज गायब थी और वो था स्नेहल का मोबाइल फोन। स्नेहल का पता लगाने के लिए पुलिस ने मोबाइल को भी सर्विलांस पर लगा दिया ताकि मोबाइल से कत्ल का सुराग मिल सके। परिवार ने पुलिस को बताया कि कत्ल वाले दिन स्नेहल के बॉयफ्रेंड हिरेन राठौर का मोबाइल बंद था। इस शक पर पुलिस ने स्नेहल के बॉयफ्रेंड से भी पूछताछ की। पुलिस अब स्नेहल के कातिल की तलाश उसके घर के अंदर ही कर रही थी, क्योंकि पुलिस को शक था कि स्नेहल की हत्या करने वाला शख्स उसका कोई करीबी ही है। इसी बीच पुलिस को एक अच्छी खबर मिली, जिसे सुनने के बाद पुलिस को लगा कि स्नेहल के कत्ल की मिस्ट्री अब शायद सुलझ जाएगी। पुलिस ने वीटी इलाके में एक दुकान से स्नेहल का मोबाइल फोन बरामद कर लिया। उसे उसी इलाके की एक दुकान पर बेचा गया था। पुलिस ने मोबाइल बेचने वाले शख्स के हुलिये की बिना पर एक स्केच बनवाया और स्नेहल के जानने वाले लोगों से उस स्केच का मिलान किया गया। हालांकि पुलिस को जानने वालों में से ऐसा कोई चेहरा नहीं मिला जिसकी शक्ल स्केच वाले चेहरे से मिलती हो। पुलिस ने मुंबई के तमाम अखबारों में भी ये स्केच छपवाया ताकि उसकी पहचान की जा सके, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी।
क्योंकि स्नेहल की लाश घर के अंदर ही मिली थी और घर के अंदर जबरदस्ती घुसने के कोई निशान मौजूद नहीं थे, लिहाजा पुलिस को लग रहा था कि इस कत्ल में किसी घरवाले का हाथ तो नहीं है। घर के अंदर वाले लोगों की लिस्ट में न केवल स्नेहल का बॉयफ्रेंड बल्कि उसकी मां कल्पना और पिता हिंदूराव भी शामिल थे। इसकी वजह थी घर के अंदर कोई लूटपाट नहीं की गई थी। कत्ल बेहद ठंडे दिमाग से किया गया था और पूरी वारदात को अंजाम देने में काफी वक्त लगा था। ऐसे में पुलिस को शक था कि कत्ल किसी जानने वाले ने ही किया है। दूसरी ओर स्नेहल की मौत के बाद उसके परिवार ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी थी। पुलिस को इस चुप्पी की वजह भी समझ में नहीं आ रही थी। स्नेहल की मौत के बाद उससे जुड़े लोग एक एक कर देश से बाहर चले गए। स्नेहल की मां कल्पना अपनी बड़ी बेटी के पास लंदन चली गई, जबकि उसका बॉयफ्रेंड स्नेहल की मौत के कुछ ही दिन बाद पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया। लेकिन कुछ साल बाद ही वो अपने पिता की मौत की वजह से वापस मुंबई आ गया। स्नेहल की मां और पिता ने भी अलग अलग रहना शुरू कर दिया। ये सब बातें पुलिस के दिमाग में शक पैदा कर रही थी, लिहाजा शक की जद में आए इन तीनों का पुलिस ने पॉलीग्राफी, ब्रेन एनालिसिस और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराया। इन टेस्ट में भी तीनों के खिलाफ कुछ सामने नहीं आया। स्नेहल की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की। 4 अप्रैल 2010 को स्नेहल के कत्ल के मामले को कल्याण क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। अगले ही दिन पुलिस ने स्नेहल के कत्ल के आरोप में उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद ही उसे अदालत से जमानत मिल गई। साल भर बाद पुलिस ने खुद अदालत के सामने माना कि उनके पास स्नेहल के बॉयफ्रेंड के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, लिहाजा उसे बरी कर दिया जाए। 13 साल बाद भी यह मामला अनसुलझा है। पुलिस की तमाम जद्दोजहद के बाद भी वो शक के दायरे में आने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं ला पाई है। 13 साल बाद भी मुंबई पुलिस ढूंढ रही है, आखिर स्नेहल का हत्यारा कौन?